हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी एमर सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ऊपर। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 18 है, जिसमें हम सेक्शन 49 से लेकर 55 तक डिस्कस करेंगे। सेक्शन 49 से लेकर 55 तक ये सेक्शन डील करते हैं गवर्नमेंट से राइट ऑन मिनरल एंड माइंस। तो सेक्शन 49 डिफाइन करता है राइट्स ऑफ गवर्नमेंट इन माइंस एंड मिनरल। तो क्लास नंबर 1 में डिफ़ाइन कर रहा है कि ऐसी कोई चीज़ जो इस लॉ के तहत कंट्रोलरी हो, या अगर कोई कोर्ट की या किसी अथॉरिटी की कोई डिग्री या कोई ऑर्डर नहीं है, या ना ही कोई कस्टम, ना कोई यूजेज है, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट्स हैं, ना ही कोई डीड्स है, ना ही कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो भी माइंस होंगी, जो भी मिनरल्स होंगी स्टेट में, मिनरल्स मीन्स के ज़मीन में से जो भी नेचुरली ऑयल या नेचुरल गैस, ब्लैक डायमंड, कोयल जी के निकलता है, तो ये समझा जाएगा कि ये सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट उसके ऊपर पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है। इन केस अगर कोई कोर्ट की डिग्री या कोई ऑर्डर है या कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हमारे यहाँ स्टेट के साथ, जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं ऑयल की, गैस की, तो वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पर ऐसा समझा जाएगा कि वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है और एग्रीमेंट अगर गवर्नमेंट करती है तो वो कर सकती है। जैसे कि पाकिस्तान और चाइना का कोयल के ऊपर थर में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये क्या गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यही सिंपली समझा जाएगा कि जो भी प्रॉपर्टी होगी, नेचुरली जो भी चीज़ निकले या कोई भी खान है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। फर्दर इसमें एक्सप्लेनेशन वजाहत दी गई है कि जो टर्म गवर्नमेंट लिखा हुआ है, गवर्नमेंट से मुराद है ऐसी कोई चीज़ अगर स्टेट में से निकलती है जो न्यूक्लियर एनर्जी से मुतल्लिक है, या मिनरल ऑयल निकलते हैं, या नेचुरल गैस है, अगर ये चीज़ें निकलती हैं तो ये समझा जाएगा कि ये फेडरल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और इन चीज़ों के अलावा प्रोविंस में अगर कोई माइंस या मिनरल्स निकलती है तो ये समझा जाएगा कि ये प्रोविंशनल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं सेक्शन 50 की तरफ। सेक्शन 50 डिफाइन करता है प्रिजर्प्शन एज टू ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट, क्यूरीज एंड वेस्टलैंड। भाई जो भी फॉरेस्ट हैं, जो भी क्यूरीज हैं या वेस्टलैंड है, उसकी ओनरशिप किसको तस्वुर की जाएगी, किसको प्रिजर्वेशन की जाएगी, ये डिफ़ाइन करता है सेक्शन 50। तो क्लास नंबर 1 में सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि बम्बई लैंड रेवेन्यू कोड या सिंध लैंड रेवेन्यू कोड 1870 से आने से पहले जिन जिन शख्स ने अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट बनाया था, या कोई ऐसी ज़मीनें हैं जो अनक्लेम्ड हैं, कोई ऐसे फॉरेस्ट है, क्यूरी मीन्स के पत्थर वाली खान, ठीक है, तो ऐसी कोई फॉरेस्ट है या क्यूरीज है जो अनक्लेम्ड है, उसके ऊपर किसी का भी क्लेम नहीं है, या अनऑक्यूपाइड है, उसके ऊपर किसी का भी कब्ज़ा नहीं है, या डिज़र्ट है, या वेस्ट लैंड है, या ऐसी कोई ज़मीन जिसके ऊपर किसी का अख्तियार ना हो, तो ये समझा जाएगा कि ये ज़मीन गवर्नमेंट से बिलोंग करती है। गवर्नमेंट मीन्स के प्रोविंशनल गवर्नमेंट, क्योंकि ऊपर सिंध लैंड रेवेन्यू कोड की बात कर रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो प्रोविंशनल गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहा है। मीन्स के ये जो एक्ट है, इनसे आने से पहले जिन जिन शख्सों ने क्लेम किया कि ये ज़मीन मेरी है, ये मेरी, अपना रिकॉर्ड बना लिया, तो वो ज़मीनें उन शख्स की नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त ये एक्ट अवेलेबल नहीं था। क्लास नंबर 2 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि इस एक्ट के आने के बाद जिन जिन शख्सों ने अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट जो है रिकॉर्ड करवाया, अपना राइट प्रोटेक्ट करवाया, तो जो फॉरेस्ट, जो भी जंगलात थी, जो भी कानें थी, या जो भी ज़मीनें थी, जैसे कि ये ऊपर बताया गया था कि वो गवर्नमेंट की थी, तो इस एक्ट आने के बाद जिन जिन शख्सों ने अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट प्रोटेक्ट करवाया, तो ये समझा जाएगा कि ये ज़मीन उन
ओनर्स की है, उन प्राइवेट शख्स की है। जैसे कि ऐसा कोई गांव हो जो फॉरेस्ट में बना हो या पत्थर की कान के ऊपर बना हो, उन्होंने अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट सेव करवा लिया, तो वो फॉरेस्ट, वो क्वेरी, वो ज़मीन उन प्राइवेट विलेजर की होगी, उन प्राइवेट शख्स को की होगी, वो गवर्नमेंट की नहीं होगी। क्लास नंबर 3 में सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि सबसेक्शन 1 के तहत अगर कोई परसेप्शन क्रिएट होती है, मीन्स के गवर्नमेंट के भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, बट इधर आप ये चीज़, ये एतराज़ रिब्यूटेड शो कर ये एतराज़ शो कर कह सकते हैं। मीन्स के एक गवर्नमेंट आए, प्रॉपर्टी विलेजर की हो, गवर्नमेंट आकर के ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को आप ये चीज़ें शो कर के एट द टाइम असेसमेंट के वक्त जो असेसिंग ऑफिसर है उसने एक रिपोर्ट या रिकॉर्ड तैयार की थी। मीन्स के असेसिंग ऑफिसर मीन्स के वो शख्स जो टैक्स कलेक्ट करे, वो आपकी ज़मीनों से आपसे रेवेन्यू कलेक्ट करा, टैक्स कलेक्ट कर एक रिकॉर्ड, एक रिपोर्ट बनाए, आप वो दिखा सकते हैं कि हमने ऐसे ज़मीन का टैक्स पे किया है और ये आपके असेसिंग ऑफिसर ने ये रिपोर्ट और रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 2 में ये बात कर रहा है कि अगर जहाँ कहीं भी कोई रिकॉर्ड या कोई रिपोर्ट ना हो तो उस वक्त कंपेरिजन की जाएगी, कि उस कंपेरिजन ऐसे की जाएगी कि जो विलेज मीन्स के एक फॉरेस्ट है, एक कान है, उनके आसपास में जो भी विलेज होगा, अगर उस विलेज में उस फॉरेस्ट के कुछ सिमिलर कैरेक्टर पाई जाते हैं, वो उस फॉरेस्ट के मुतल्लिक कुछ चीज़ें पाई जाती हैं या पत्थर की कान से मुतल्लिक कोई चीज़ पाई जाती है, तो ये कहा जाएगा कि ये जो ज़मीन, ये जो फॉरेस्ट है या ये जो क्वेरी है, ये इसका ओनर जो है वो ये विलेजर हैं, ये जो उसके आसपास में रह रहे हैं। 4 में डिफ़ाइन कर रहा है कि वो विलेजर जो हैं वो उस ज़मीन की जब तक के एतराज़ ख़त्म नहीं होता या परसेप्शन इज़ सो रिब्यूटेड, तो जो भी जंगलात होंगे उस विलेज की अंडर में या कोई भी क्वेरी होगी, मीन्स के कान होगी पत्थर की या कोई ज़मीन होगी, तो वो क्या करेंगे, विलेजर सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे बस। तो ये डिफ़ाइन करता था सेक्शन 50। सेक्शन 51 डिफ़ाइन करता है कंपनसेशन फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इन एक्सरसाइजिंग ऑफ अ राइट ऑफ गवर्नमेंट। तो जब कभी गवर्नमेंट अपना राइट एक्सरसाइज कर रही हो तो वहाँ पर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान पहुँचे, उसका राइट वायोलेट हो, तो उसकी कंपनसेशन कौन देगा। क्लास नंबर 1 में ये कह रहा है कि जब कभी गवर्नमेंट सेक्शन 44 एंड 50 के तहत कोई राइट एक्सरसाइज कर रही है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो भी माइन है या कोई भी मिनरल है वो निकाल रही है किसी ज़मीन से, तो उस वजह से उसके आसपास जो थर्ड पार्टी है उसके राइट को वायोलेट होता है, उसको कुछ डिस्टर्बेंस होती है, उसको कुछ नुकसान पहुंचता है, उसका राइट को इन्फ्रिंज किया जाता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनको कंपनसेशन पे करेगी जो उसने उसका राइट वायोलेट किया है। कभी कभी क्या होता है कि जब गवर्नमेंट कोई चीज़ हमारी ज़मीन में लगाती है या ऑयल निकालती है या कुछ भी करती है, तो उसके आसपास में अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी है या घर वगैरह है तो उनको डिस्टर्बेंस होती है, उनके राइट को वायोलेट किया जाता है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, कंपनसेशन पे करेगी। और कंपनसेशन क्लास नंबर 2 में ये डिफाइन कर रहा है कि कंपनसेशन लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत डिटरमाइन की जाएगी, उसके मुताबिक कंपनसेशन दी जाएगी। इसका सिंपल एक और एग्जांपल है कि कभी कभी हम देखते हैं कि कोई ऐसी ज़मीन होती है जिसमें से ऑयल निकलता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस ज़मीन को ले लेती है, और जो शख्स होते हैं उनको कुछ कंपनसेशन दे देती है जब तक के ऑयल निकले या पेट्रोल निकले, जब तक के लिए उस ओनर को जो है कुछ कंपनसेशन दे देती है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। सेक्शन 52 में सिंपली ये डिफाइन कर रहा है परसेप्शन एज टू करेक्टनेस ऑफ द रिकॉर्ड, मीन्स के जब रिकॉर्ड ऑफ राइट किसी का बना हुआ हो तो ये परजम किया जाएगा कि ये रिकॉर्ड ऑफ राइट ट्रू है जब तक कि उसके ऊपर कोई कंट्रोरी प्रूव ना हो।
या जब तक कि लॉफुली कोई न्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट में एंट्री ना बने, जब तक समझा जाएगा कि जो ऑलरेडी रिकॉर्ड ऑफ राइट बना हुआ है वो ट्रू है। जब तक कि कोई शख्स प्रूव ना करे कि कंट्रारी प्रूव ना करे, या जब तक उसमें कोई न्यू एंट्री ना हो, तब तक वो समझा जाएगा कि वो ट्रू है। सेक्शन 53 डिफाइन करता है सूट फॉर डिक्लेरेटरी डिक्री बाय एक पर्सन एग्रीव्ड बाय एन एंट्री इन रिकॉर्ड ऑफ राइट। मीन्स के कोई भी शख्स रिकॉर्ड ऑफ राइट की एंट्री से इफेक्टेड होता है, एग्रीव्ड होता है, उसका राइट वायोलेट किया जाता है। जिस राइट से उसने पोजीशन हासिल की है वो उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता। मीन्स के किसी भी शख्स की ओनरशिप या उसकी पोजीशन को डिक्लेयर नहीं किया जा रहा एंट्री रिकॉर्ड ऑफ राइट की एंट्री में, तो वो शख्स स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत सूट फॉर डिक्लेरिटी के लिए सूट फाइल करेगा सिविल कोर्ट में। सेक्शन 54 की तरफ आते हैं। सेक्शन 54 डिफाइन करता है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड पीरियोडिकली रिकॉर्ड फॉर ग्रुप ऑफ डेज। तो इस सेक्शन में सिंपली ये डिफाइन कर रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपने नोटिफिकेशन के ज़रिए जो भी नाइबरिंग डेज हैं या ग्रुप ऑफ नाइबरिंग डेज हैं, मीन्स के आसपास की जो भी डेज हैं, उन सब का अलग अलग रिकॉर्ड बनाने के बजाय उन सब का एक सेपरेटली रिकॉर्ड बना दे। मीन्स के ऐसी ज़मीनें जिनका वे ऑफ इरिगेशन एक हो, जिनका रेवेन्यू एक हो, या कुछ ऐसी सिमिलर कैरेक्टर्स हों, उसके बेस पे उन ज़मीनों का रिकॉर्ड एक बनाया जाएगा रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नोटिफिकेशन के तहत। और इस चैप्टर के मुताबिक आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि उस ज़मीन का रिकॉर्ड ऑफ राइट और पीरियोडिकली रिकॉर्ड सेम है, तो उन ज़मीन का जो भी रिकॉर्ड होगा वो सेपरेटली एक ही रखा जाएगा, एक ही रिकॉर्ड बनाया जाएगा अगर पीरियोडिकली रिकॉर्ड और रिकॉर्ड ऑफ राइट सेम है तो। सेक्शन 54A डिफाइन करता है पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। तो सिंपली बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई ऑफिसर को अथोराइज्ड करता है, तो उनको कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो वो सेक्शन 24 के तहत समन भेजेगा लैंड ओनर को, या क्लासेस ऑफ लैंड ओनर को नोटिफिकेशन भेजेगा। क्लासेस ऑफ मीन्स के एक से ज़्यादा, मीन्स के बहुत सारे ज़मींदार हैं, उनको नोटिफिकेशन भेजना है तो उनको भी भेज सकता है, और उनसे जो इन्फॉर्मेशन तलब करेगा कि आपकी ओनरशिप की एक्सटेंट कितनी है, आपकी इस प्रोविंस में कितनी ज़मीन है, या आपकी अगर कोई दूसरे प्रोविंस में कोई ज़मीन है वो भी हमें इन्फॉर्म करे, या जो नोटिफिकेशन या जो समन भेज रहा है रेवेन्यू ऑफिसर या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसमें वो केस स्पेसिफाई कर देगा कि आपको किस चीज़ के लिए बुलाया जा रहा है। क्लास नंबर 2 में डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर कोई शख्स अगर कोई इन्फॉर्मेशन सब सेक्शन 1 के तहत रिक्वायर्ड है तो ज़मींदार वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता विदाउट रीज़नेबल काज, या उसको पता भी है फिर भी नहीं बता रहा, या वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो फाल्स है, या वो नोइंगली अनसफिशेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इन केस उस ज़मींदार को ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट की सज़ा आएगी, या फ़ाइन भी लगा सकते हैं, या दोनों भी सज़ा हो सकती है। क्लास नंबर 3 में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि जो इस सेक्शन के तहत जो ऑफेंस है पनिशेबल, उसके अगेंस्ट कोर्ट कोई भी कोग्निजेंस और जो एक्शन है वो नहीं ले सकती जब तक कि कोई अथोराइज्ड रेवेन्यू ऑफिसर स्पेशली कोई कंप्लेंट ना करे किसी जर्नल कोर्ट्स में, मींस के जो आम कोर्ट्स हैं हमारे पास सिविल, जब तक वो कोर्ट अपने पावर्स एक्सरसाइज नहीं करेगी, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बिहाफ पे जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो सिविल कोर्ट में कंप्लेन कर दे, रिटन कंप्लेन कर दे, तो वो कोर्ट फिर अपना पावर एक्सरसाइज करेगी, अदरवाइज़ वो पावर एक्सरसाइज नहीं करेगी। सेक्शन 55 सिंपली ये डिफ़ाइन करता है पावर्स टू मेक रूल्स रिस्पेक्टिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ।
तो क्लास नंबर 1 में सिंपली ये डिफ़ाइन कर रहा है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के अप्रूवल से, गवर्नमेंट की इजाज़त से कुछ रूल्स बना सकता है अपने सबऑर्डिनेट के लिए। जैसे कि नंबर ए में डिफ़ाइन कर रहा है भाई इस चैप्टर के तहत अगर कोई लैंग्वेज प्रिस्क्राइब्ड की गई है किसी रिकॉर्ड ऑफ राइट किसी भी रजिस्ट्री के लिए, मीन्स के अभी इंग्लिश चल रही है अमूमन, तो कोई स्पेसिफाइड एक एरिया है जिसको ये लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट के अप्रूवल से उस एरिया के मुतल्लिक लैंग्वेज के लिए रूल्स बना सकती है। नंबर बी में ये डिफ़ाइन कर रहा है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट के जो फॉर्म्स हैं या रजिस्ट्री के फॉर्म्स हैं उसको बनाने के लिए या उसके ऊपर सिग्नेचर का कोई इशू है या अटेस्टेड के लिए कोई इशू है, तो इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। काफ़ी ऐसे ओनर्स होते हैं जिन्हें पढ़ा लिखा नहीं होती, इन्हें अपनी सिग्नेचर नहीं करना आती या परेशान होते हैं भाई अटेस्टेड कहाँ से करवाएं या फॉर्म कैसे बनते हैं, रजिस्ट्री के फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं, तो उसके मुतालिक भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी। नंबर तीसरी ये बात कर रहा है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट या रजिस्ट्री को करेक्ट करने के लिए या उसको न्यू बनाने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अप्रूवल से उस ज़मीनों के ऊपर सर्वे भी करवा सकती है, उस सर्वे के मुतालिक रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना सकती है। नंबर 5 ये बात कर रहा है कि इस चैप्टर के तहत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या रेवेन्यू कोई ऑफिसर उसको कोई इंक्वायरी कंडक्ट करनी है तो उस इंक्वायरी के मुतालिक भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है या उस इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होगा उसकी भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। नंबर 6 ये बात डिफ़ाइन कर रहा है, नंबर 5 बात ये डिफ़ाइन कर रहा है कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर या विलेज ऑफिसर किसी भी रिकॉर्ड ऑफ राइट या रजिस्ट्री जो इस चैप्टर में मेंशन की गई है उसके मुतालिक अगर कोई जर्नली रूल्स या गाइडेंस लेना चाहें या उसके मुतालिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। लास्ट ये बात कर रहा है, ये लास्ट जो बात कर रहा है ये अमेंडमेंट के तहत 2014 में जो हुई थी उसमें ऐड किया गया है। तो इसमें ये बता रहा है कि कंप्यूटराइज रिकॉर्ड ऑफ राइट में जो डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स हैं या उसमें कोई डेटा है या कोई उसमें इंफॉर्मेशन है या उसमें कोई ट्रांजैक्शंस हैं या कोई रिपोर्ट है या उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिकल मैप्स है, उसमें उसके मुतालिक अगर कोई रूल्स बनाना चाहे कि भाई रिकॉर्ड ऑफ राइट ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये इस डॉक्यूमेंट्स में अमेंडमेंट की जाए, तो उसके मुतालिक भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर और चैप्टर नंबर 6 आज होता है क्लियर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।